गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेवल 3 में है ना चैप्टर 8 और यूनिवर्स के लेवल 3 है ना लेवल 3 का क्वेश्चन नंबर 74 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। बोर्ड पे इसलिए लिख दिए कि क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखे और जो हम सोल्यूशन करें वो भी दिखे। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्वेश्चन रीड भी कर रहे हैं। द मास एंड द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट आर डबल दैट ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, है ना, गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये जो लास्ट वाला लाइन है ये आपको ऑलरेडी पता है ना, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको 27 होता है, लास्ट में 11.27। लेकिन इसमें जो दिया है क्वेश्चन में तो उसी को हम लेके चलेंगे। इसमें बोला है कि दूसरे प्लैनेट का हम अर्थ के प्लैनेट से कंपैरिजन करेंगे कि उसकी वेलोसिटी जो एस्केप वेलोसिटी है ना, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके बाहर चला जाए स्पेस में, वो क्या होने वाला है, कितने वेलोसिटी से उसको छोड़ेंगे, है ना, एस्केप करेंगे फ्रॉम द अर्थ। तो इसमें हम पहले ये अर्थ के लिए ले लेते हैं समझने के लिए, और यहाँ एक प्लैनेट है उसका कंपैरिजन करते हैं। कोई भी प्लैनेट है, वी डोंट नो, है ना। तो कह रहा है कि जो मास एंड रेडियस है, मान लो कि अर्थ का जो रेडियस है हम मान लेते आर ई, राइट। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2 आर ई, है ना, फिगरेटिव समझ लो। और अगर मास इसका एम ई है, मास ऑफ अर्थ, तो ये जो एम पी इसका अगर मास होता है, मास ऑफ प्लैनेट, ये भी रेडियस ऑफ प्लैनेट ही है। रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 आर ई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो एम पी आएगा वो अर्थ के मास का डबल है क्वेश्चन में, तो 2 एम ई भी होगा, ये फिगरेटिव हुआ। अब क्या है कि यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी और यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी निकाल के हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो लेट किए हैं कि लेट द मास ऑफ द अर्थ, मतलब एक्चुअली मास ऑफ द अर्थ हमको पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी पता है, लेकिन अगर हम डाटा रख के कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए हम वेरिएबल लेके चलेंगे ताकि कंपैरिजन में कहीं ना कहीं तो कटने वाला है। तो मास ऑफ द अर्थ इसके टू हम लोग ले लेते हैं एम पी है ना, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है आर ई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मास ऑफ द प्लैनेट, है ना, एम पी इसका कितना हो जाएगा 2 एम ई, एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट आर पी इसका 2 आर ई। एज वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ, एज यू नो दैट अंडर रूट 2gm by r, यानी कि मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, 2gme by re। हम जानते हैं इसको इक्वेशन 1 ले लो। अगेन वेलोसिटी एस्केप ऑफ प्लैनेट, p फॉर प्लैनेट ब्रैकेट में लिख दे रहे, तो अंडर रूट, तुम चाहते हो तो पूरा लिख लो प्लैनेट, है ना। तो 2g तो यूनिवर्सल है, कैपिटल जी यूनिवर्सल है, कहीं भी चेंज नहीं होने वाला। एम पी बाई आर पी। अब इसको इस वाले को हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। तो बी एस्केप और प्लैनेट, ये क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 2g एम पी यहाँ देखो क्या लिखना है 2ab,
2me बाई rp, rp कितना लेना है हमको 2re, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा अंडर 2gme बाई re। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो, यही वैल्यू तो यहाँ है, सेम है ना, यानी फ्रॉम द इक्वेशन 1 ये v एक्स कैप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v एक्स कैप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यस, यानी कि कितना हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा हो गया आंसर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, यानी कुछ नहीं है, फिगरेटिव में अर्थ और प्लैनेट का हम कंपेरिजन कर रहे हैं। अर्थ लिए उसका रेडियस आर ई, एमी लेट कर लिए, एमी और आर ई, आरपी है, आरपी किसके लिए है, प्लैनेट का रेडियस, और एमपी प्लैनेट का मास। और जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो जो आरपी है वो आर ई का डबल है, और एमपी जो है वो एमी का मास ऑफ अर्थ का डबल है। तो अरेंजमेंट हम कर लिए स्टेटमेंट के साथ भी और फिगर के साथ भी। या एक्स कैप वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज किए √2gme बाई आर ई, ये जनरल फॉर्मूला अर्थ के लिए होता है। और प्लैनेट के लिए लिखना है तो एमपी, यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है कि मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसकी वैल्यू इसे यहाँ से पुट कर देना है, कैलकुलेशन करना है, तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी एक्स कैप ऑफ प्लैनेट इक्वल टू वेलोसिटी एक्स कैप ऑफ अर्थ। तो जब इक्वल टू अर्थ आ गया, जो अर्थ का दिया है 11.2, उसकी वैल्यू डालेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, राइट। अब उसको भी हम बोर्ड में दिखा रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं फिर से, एक नया क्वेश्चन है 74 कि टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, है ना, डिस्टेंस d एंड द फोर्स बिटवीन देम इज f। व्हाट इज द डिक्रीज इन द डिस्टेंस इफ द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 9f, राइट। तो इसको भी फिगरेटिव हम समझते हैं कि मान लो कि ये कोई बॉडी है, वी डोंट नो कि उसका मास कितना है, दूसरा एक बॉडी है उसका भी मास नहीं जानते कितना है, तो रिलेट कर लेंगे कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है ना, ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2, राइट। और इस दोनों के बीच सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो मेरा बोल रहा है कि d है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है d है। तो बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना डिक्रीज किया है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो रहा है 9f। पहले इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है ना, ये दोनों के बीच में था वो f था, अब वो 9f हो गया। तो जब फोर्स इंक्रीज कर रहा है यानी कि दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज किया होगा, क्योंकि इंक्रीज करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में कम होगा। तो ये मान लो कि कहीं आ गया, पहले डिक्रीज हो गया, है ना। ये मान लो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है a, ये d है, ये डिक्रीज करके किसी डिस्टेंस पे आके रुक गया। अब इस दोनों के बीच, तब भी इसका मास m2 हो, तो m1 m2 के बीच में अब फोर्स कितना लग रहा है, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 9f, और पहले लग रहा था f, इस यहाँ आया वाले पोजीशन वाले बीच में, ठीक है। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना डिक्रीज किया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस तुमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिक्रीज किया। तो पहले हम मान लेते हैं कि d ऑलरेडी दिया, मानना ही नहीं है, हम मान लेते हैं जो डिक्रीज, आफ्टर द डिक्रीज में द डिस्टेंस बिटवीन m1 ऑब्जेक्ट एंड m2 ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में तुम मान लो कि पहले d है, अब मान लो कि ये डिस्टेंस d1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कंडीशन में, है ना, इन फर्स्ट केस, है ना, इन फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है, फर्स्ट केस में दिख रहा है कि m1 और m2 के बीच में जो फोर्स होगा तो क्या होगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर, राइट, d बीच का डिस्टेंस है, ये इक्वेशन 1 है, राइट।
अब क्या है, जब सेकेंड केस में आए, इन सेकेंड केस में आफ्टर डिक्रीजमेंट इन डिस्टेंस में डिक्रीजमेंट के बाद, तो डिस्टेंस के डिक्रीजमेंट के बाद लेट द डिस्टेंस बिटवीन मास m1 चाहे बिटवीन ऑब्जेक्ट 1, ये 1 इसको लिए है जिसका मास m1 है, एंड ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास m2 है। तो इसमें हम डिस्टेंस लेट कर रहे हैं, ये मेरा d1 है। तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम F1 ले लेते हैं। तो F1 क्या होगा, G m1 m2, क्योंकि मास तो चेंज हो नहीं रहा है, मास वही है, डिवाइड बाई d1 स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं 2 नहीं मानो इसको, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस से मतलब है, किससे मतलब है, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस निकाल लो, है ना। या फिर इसके बाद 2 ऑप्शन है कि जो ये ये वाला F2 आया, सॉरी F1 आया, ये वाला वो क्वेश्चन ही बोला है कि डिस्टेंस डिक्रीज करने के बाद जो दोनों के बीच में फोर्स आ रहा है F1 वो 9F है। एक्चुअली ये क्या है मेरा, ये मेरा चूंकि सेकेंड करेंगे F1 इक्वल टू 9F होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही बोल दिया, तो ये मेरा कितना होगा 9F होगा, यानी G m1 m2 बाई d1 स्क्वायर। ठीक है, जो ये वाला कंडीशन आया ना, वो दोनों के बीच में फोर्स जो आ रहा है ना, यानी कि व्हाट इज द डिक्रीज इन द डिस्टेंस इफ द न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज 9F, यानी ये दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है 9F आ रहा है, जो F1 हम मान रहे हैं ना वही एक्चुअली क्या है 9F है। तो हम 9F लिख लें, और तुमको पता है ये F1 क्या है, सॉरी F क्या है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट F इक्वल टू G m1 m2 बाई d स्क्वायर, है ना। इसमें क्या होगा ना, D और D1 में रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब डालोगे तो 9 दिख रहा है, 9 इंटू G m1 m2 बाई d स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2 बाई d1 स्क्वायर दिख रहा है। अब इधर कर लेते हैं सो, तो देख लो हम कैंसिल करना चाहेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट। अब यहां से देखो तो क्या होगा, इसको इधर ले आओ, तो 9 इक्वल टू d स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर इसको सोल्व करेंगे, इधर स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं d बाई d1 होल स्क्वायर, यानी कि d बाई d1 इक्वल टू, उलट दे रहे और कुछ नहीं करते, अंडर रूट हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा d बाई d1 इक्वल टू 3। तो एक्चुअली देयरफॉर d1 इक्वल टू व्हाट है, हम d1 निकालें d के रेस्पेक्ट में,